नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारी जो +1 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व, उसका ये लेक्चर नंबर 7 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण है उसके बारे में डिस्कशन है वो किया था, किस तरीके से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र यानी कि जिस क्षेत्र के अंतर्गत एक चुनाव प्रक्रिया या एक क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है उसमें आरक्षण करने का मकसद क्या होता है। क्योंकि किसी भी ऐसी जातीय वर्ग से संबंधित व्यक्ति जिसको समान प्रतिनिधित्व ना मिला हो तो उसको समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करवाने के लिए ही एक जो क्षेत्र है वो आरक्षित किया जाता है और उसके माध्यम के द्वारा उसी व्यक्ति से संबंधित जो पर्सन होता है वो उस चुनाव क्षेत्र के अंदर उस प्रक्रिया के अंदर जो पार्टिसिपेट है वो कर लिया जाता है। और इसके अलावा हमने देखा था कि 500 हमारे 43 जो टोटल लोकसभा की सीटें है उसमें से 79 अनुसूचित जाति के लिए और 41 अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित है वो की गई है। तो आज हमारा वीडियो है जो उसके ऊपर है कि किस तरीके से जो स्वतंत्र और निष्पक्ष वो करवाया जाता है और क्यों इसको महत्वपूर्ण है वो माना जाता है। क्योंकि बिना स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया के कोई भी राजनीतिक तौर पर उसको संपूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि भय और जो भ्रष्टाचार की राजनीति है वो किसी भी समाज के लिए खतरनाक होती है। इसी के अंतर्गत हमारे भारतीय समाज के अंदर चुनाव प्रक्रिया के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का जो समावेश है वो किया गया है। किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यह है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित वो कर सके, क्योंकि बगैर स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया के और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के किसी भी वर्ग, जाति या व्यक्ति पर्सन के हम उसका संपूर्ण विकास है वो नहीं कर सकता। एक भय और भ्रष्टाचार की राजनीति है वो किसी भी समाज के लिए खतरनाक साबित है वो हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि इस चुनाव प्रक्रिया के अंदर सभी व्यक्तियों पर्सनों के लिए एक स्वतंत्र चुनाव प्रणाली सुनिश्चित है वो करवाई जाए। यदि हम लोकतंत्र को एक ज़मीनी हकीकत बनाना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो। यानी कि लोकतंत्र के लिए सबसे ज़रूरी है कि चुनाव प्रक्रिया के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया शामिल की जाए, जिसमें सभी व्यक्तियों के साथ बिना भेदभाव के इस प्रक्रिया को अपनाया जाए। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिस मतदाताओं की आकांक्षा और चुनाव परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त किया जा सके। यानी ऐसी तरीके से चुनाव प्रणाली अपनाए जाना जिसमें सब मतदाता अपनी जो परिणामों के साथ न्यायपूर्ण ढंग से उसे व्यक्त कर सके। किसी व्यक्ति पर्सन के साथ किसी भी तरीके से जो एक पक्षपात राजनीति है या चुनाव प्रक्रिया है वो संपूर्ण है वो करवाए जा सके। तो आगे आ जाता है हमारा कि जो सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार है वो किसे प्राप्त होता है और किन बंधुओं को, किन व्यक्तियों को इसमें शामिल है वो किया जाता है। चुनाव का तरीका निर्धारित करने के अतिरिक्त संविधान चुनाव के बारे में 2 अन्य मूल प्रश्नों के उत्तर देता है। मतदाता कौन है, कौन से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि इसके अलावा ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो चुनाव पार्टिसिपेट करते हैं उस प्रक्रिया के अंदर तो 2 मुख्य बातें हैं वो सामने आती है। एक तो ये है कि मतदाता कौन है। मतदाता वो होते हैं जो इस वोटिंग प्रक्रिया के अंदर वोट करते होते हैं और जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरा है कि कौन चुनाव लड़ सकता है, यानी कि किन व्यक्तियों को इस चुनाव के अंदर लड़ने के लिए जो योग्य वो माना जाता है, यानी कि किन को वोट देने का अधिकार है और कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो चुनाव के अंदर चुनाव में पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं।
इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतंत्र प्रक्रियाओं को पालन है वो करता है। तो इन दोनों प्रश्नों को उत्तर देने के लिए जो प्रक्रिया हमारे देश के अंदर अपनाई जाती है, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया वो अपनाई जाती है, जिसमें जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर किन किन प्रक्रियाओं का जो पालन है वो किया जाता है, एक पूरा प्रोसेस इसके अंदर शामिल है वो अपनाया जाता है। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। यानी कि सभी व्यक्तियों को वयस्क मताधिकार का मतलब होता है बच्चों, जिनकी उम्र एक निश्चित आयु निर्धारित की जाती है, जिसके माध्यम के द्वारा वो चुनाव के अंदर उस वोटिंग प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। तो हमारे देश के अंदर जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो निर्धारित किया गया, जिसके अंदर 18 साल से ऊपर का 18 साल या 18 साल से कोई भी 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो लड़का है या लड़की, तो वो चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। इसी को सार्वभौमिक वयस्काधिकार के नाम से जाना जाता है। तो जो प्रणाली अपनाई जाती है जिसके अंदर एक निश्चित आयु के बाद वोटिंग प्रक्रिया के अंदर शामिल होने का जो सिद्धांत है वो अपनाया जाता है, तो इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से हम जान सकते हैं। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई है वो लड़नी पड़ी थी। यानी कि ये तो भारत का संविधान एक हम मान सकते हैं कि जो बनाने की प्रक्रिया है वो बड़ी अच्छी ढंग से रही हुई है, जिसके अंदर शुरुआती दौर के अंदर ही आज़ादी के आज़ाद होने के बाद शुरुआती दौर के अंदर ही भारत के प्रत्येक नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वो शामिल किया गया, जिसके अंदर जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर गया वो वोटिंग प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट है वो कर सकता है। बहुत से देशों में तो महिलाओं को ये काफ़ी देर से और बड़े संघर्ष के बाद मिला। अगर इसी के एवज में अगर महिलाओं की अगर प्रक्रिया के अंदर या वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने की बात करते हैं तो काफ़ी देशों के अंदर महिलाओं को राजनीति में पार्टिसिपेट है वो नहीं किया जाता था, और महिलाओं के द्वारा सबसे पहले या वोटिंग प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी जो संघर्ष है वो करना पड़ा था, जिसमें अधिकतर देशों के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें वोटिंग प्रक्रिया के अंदर जो सबसे पहले महिलाओं को अधिकार है वो देने के लिए उन्हें लंबी प्रक्रिया वो अपनाई गई। तो आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व के कौन से देश के सबसे पहले देश में महिलाओं को वोटिंग प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए इजाज़त है वो दी गई। आपको बताना है किस देश में महिलाओं को विश्व में सबसे पहले वोटिंग प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए अधिकार है वो दिया गया। तो बच्चों कमेंट करके बताइए आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर है जो, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको फिर बताऊंगा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है वो प्रदान है वो किया। यानी कि भारत में ये जो प्रक्रिया है वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा या वोट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है वो संविधान निर्माण के समय ही सभी व्यक्तियों को दे दिया गया। यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके द्वारा सभी व्यक्तियों को चुनाव के अंदर जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 18 साल या 18 साल से ऊपर है, वो चुनाव प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। 1989 तक की 21 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को वयस्क माना जाता था। 1989 में संविधान में संशोधन करने के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष है वो कर दिया गया। तो सबसे पहले हमारी जो वयस्क जो उम्र थी, एडल्ट जो उम्र थी वो 21 वर्ष से ऊपर मानी गई थी, 21 वर्ष मानी गई थी। लेकिन 1989 में एक संशोधन करने के बाद हमारा जो ये जो उम्र है उसको 21 से वर्ष से कम करने के बाद इसको 18 वर्ष है वो कर दिया गया। यानी कि 18 वर्ष के बाद जो व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है 1989 के बाद वो व्यक्ति पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने का अवसर प्रदान है वो करता है। तो वयस्क मताधिकार के अंदर सभी व्यक्तियों को पर्सन को जो ऐसा व्यक्ति पर्सन जो 18 साल से ऊपर है वो इस प्रक्रिया के अंदर वोटिंग प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट करने का हिस्सेदार है वो माना जाता है। यह समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है जिसका अध्ययन हमने अधिकारों वाले अध्ययन में किया गया है।
यानी कि ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है ये समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसमें किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव है वो नहीं किया जाता। इसका मतलब ये है कि बच्चों किसी भी तरीके से जो व्यक्ति पर्सन जो 18 या एक 18 साल से ऊपर या 18 साल से है, उन व्यक्तियों के साथ किसी भी तरीके से भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। समानता का भाव है वो रखा जाएगा। भेदभाव का मतलब ये है कि किसी के पास ऐसा नहीं है कि आपके पास संसाधन नहीं है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा नहीं। किसी भी तरीके से ये भेदभाव है, ये समानता का भाव है वो रखा जाएगा। किसी व्यक्ति के साथ ये हित कार्य वो नहीं किया जाएगा। तो वो सभी के अंदर पार्टिसिपेट करने का अधिकार है भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है। और इस माध्यम के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा ही वो अपना जिस व्यक्ति या पर्सन को जिसको वो चाहते हैं वोटिंग करने का अधिकार है वो दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारे भारतीय संविधान में जो वोटिंग प्रक्रिया उसको गुप्त प्रणाली वो अपनाई गई है। यानी कि आप किसको वोट दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे हो, ये आपका प्राइवेसी है। आप किसी व्यक्ति के ऊपर ये किसी भी तरीके से नहीं थोपा जा सकता, या आप किसी व्यक्ति को ये शो नहीं कर सकते आप किसको वोट दे रहे हो। मान लो आप चुनाव प्रक्रिया के अंदर किसी व्यक्ति को वोट दिखा देते हो जिसको आप वोट दे रहे हो, तो आपका जो वोट है वो रद्द माना जाएगा। ये प्रक्रिया भी भारतीय संविधान में अपनाई गई है। अनेक लोग पहले और आज भी ऐसा मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं था। शुरुआती दौर में अगर ये देखा जाता है कि आज भी कोई योग्यता निर्धारित है वो नहीं की गई है, और किसी भी प्रक्रिया के अंदर योग्यता निर्धारित ना हो और उसके अंदर वोटिंग प्रक्रिया शामिल की जाती है, तो शुरुआती दौर के विद्वानों के अंदर बड़ा इसमें मतभेद है वो पाया जाता था। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व में समान रूप से विश्वास था, और वे समाज, देश और निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय वो ले सकते थे। लेकिन बिना चुनाव और बिना योग्यता के भी वो किसी भी प्रक्रिया के अंदर, वोटिंग प्रक्रिया के अंदर जो पार्टिसिपेट है वो करने के लिए अधिकार है वो दिया गया है। ऐसा कभी भी निश्चित नहीं किया गया कि आप एक खास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के बाद ही वोटिंग प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट है वो कर सकते हो, या वोटिंग प्रक्रिया में अंदर शामिल है वो हो सकते हो। जो वोट देने के अधिकार में सच है वह वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में सच है। यानी कि जो आप जिस तरीके से बिना योग्यता के वोट दे सकते हो, उसी बिना योग्यता के आप चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट है वो भी कर सकते हो। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता का प्रतिनिधित्व होने का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करने का और उनका प्रतिनिधित्व होने का अधिकार है वो दिया गया। लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु अर्हता भिन्न होती है। यानी कि उसमें जो व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहा है जिस पद के लिए, उसमें कुछ अलग अलग योग्यता निर्धारित है वो की गई है। उदाहरण के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़ा होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। अब आयु निर्धारित की गई है कि जिस तरीके से अब अगर आप लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो तो उसके अंदर आपको सबसे पहले जो आयु है आपकी वो 25 वर्ष है वो होनी चाहिए। कुछ और भी प्रतिबंध है, जैसे कानूनी प्रतिबंध यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई हो तो वह चुनाव के लिए योग्य नहीं हो सकता। दूसरी भी योग्यता है, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी विवाद के रूप में अगर अपराध हो जाता है, विवाद हो जाता है और अपराध के रूप में अगर उसको जेल हो जाती है, 2 या 2 वर्ष से अधिक वर्ष तक उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित है वो हो जाता है। ये भी बड़ा एक उसकी योग्यता वो निर्धारित है वो की गई है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग, लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध है वो नहीं है। इस रूप में हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए कोई उसके लिए आयु, शिक्षा, वर्ग, सेक्सुअल के आधार पर कोई भी किसी तरीके से जो प्रतिबंध है वो नहीं लगाया गया है। यानी कि ये नहीं होता कि किसी बात अगर वो एजुकेट है, उसके पास इनकम है तो, या इनकम नहीं है, एजुकेट है या नहीं है, किसी क्लास वेरिफिकेशन या महिला या पुरुष के आधार पर किसी भी तरीके से उसके ऊपर प्रतिबंध है वो नहीं लगाया जाता। बिना प्रतिबंध के सभी नागरिकों को खुली ओपन जो एक हमारी चुनाव प्रणाली है वो अपनाई गई है और सभी के साथ एक समान व्यवहार है वो किया जाता है।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। एक पिक्चर और दिखाई गई बच्चों इसके अंदर, ये आप देख सकते हो कि एक हाथी की पूंछ को एक व्यक्ति पर्सन के द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है। और ये यहाँ पर लिख भी रखा है अडल्ट वोट, और नीचे दे रखा है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार को हाथी के रूप में क्यों दिखाया गया, क्या यह संभालने योग्य नहीं है या उसे उस कहानी की तरह है जिसमें कई अंधे हाथी के अलग अलग अंगों के आधार पर उसे बताने की कोशिश है वो कर रही। तो ये 21 अक्टूबर 1951 की बात है, जब हमारे देश के अंदर पहला चुनाव है वो निर्धारित है वो किया गया था, जिसके अंदर शायद जवाहरलाल नेहरू जी की ये पिक्चर है वो शो की गई है, जिसके अंदर सभी व्यक्ति पर्सनों को एक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम के द्वारा, एक प्रक्रिया के द्वारा ही उस चुनाव में पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। और सभी व्यक्ति पर्सन को जो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार है उसी के द्वारा ही निर्वाचन क्षेत्र के अंदर पार्टिसिपेट है वो किया जाता है और सभी व्यक्तियों को चुना जाता है। तो ये सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का जो इंडिकेट है वो इसमें दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर बस इतना ही, जिसके अंदर हमने चुनाव प्रक्रिया के बारे में, उसकी स्वतंत्रता योग्यता के बारे में और उसके दिए गए चुनाव स्वतंत्र होने के बारे में हमने पढ़ा। तो आई थिंक, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर, ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और दिए गए बेल को क्लिक कर लें नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपके लिए जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप दूसरों बच्चों की मेरा वीडियो, ये जो मेरा लेक्चर है वो शेयर कर सकते हो, ताकि आपके साथ साथ जो न्यू कमर के बच्चे हैं वो मेरे वीडियो माध्यम के द्वारा भी अपनी स्टडी है वो कम्प्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में मैंने 10th और +2 की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के भी वीडियो बनाए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।